हेलो स्टूडेंट्स हम अपना फोर्थ चैप्टर कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। दोबारा से अच्छे से स्टार्ट करेंगे। कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसे समझने से पहले हमें थोड़ा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन प्लेन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस, इनके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। उसके बाद हम आएंगे कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मानते हैं आपके पास कोई एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है। प्लेन के अंदर बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम स्पेस के अंदर आएंगे। प्लेन के अंदर समझते हैं पहले। आपके पास कोई एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है। इस एक्स वाई प्लेन के अंदर हमें पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई को रिप्रेजेंट करना है। मान लिया ये पॉइंट आपके पास पी ऑफ एक्स वाई दे रखा है, मतलब पॉइंट पी दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपके पास दो तरीके हैं कि आप यहाँ से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्स लेंथ आगे बढ़ो, और यहाँ से आप वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कितनी लेंथ आगे बढ़ो, वाई लेंथ। तो हम यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर पहुँच जाएंगे। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप क्या करो कि ये पॉइंट जो दिया है पी ऑफ एक्स वाई, यहाँ से और ओरिजिन से इसकी लेंथ निकालो। इस लेंथ को हमने मान लिया आर, और जितना ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उस एंगल को मान लेते हैं हम कितना, थीटा। तब भी पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया कि हमने इस पॉइंट से इसकी लेंथ निकाली, वो हो गई आर। तो उस लेंथ तक हम आगे बढ़े, और कहाँ पे वो लेंथ एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है उतना हम रोटेट करके किससे, एंगल थीटा से। अगर मान लो ये पॉइंट यहाँ होता तो अब क्या होता कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकाल लेते आप, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आर बोल देते, और ये पूरा जो एंगल बनता वो क्या हो जाता, थीटा हो जाता। अगर मान लो ये पॉइंट थोड़ा यहाँ पे दिया होता तो हम लेंथ को बढ़ा देते, थीटा आपका क्या हो जाता, ये हो जाता। तो हम इस तरीके से भी क्या निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे पहुँचने का जरिया बना सकते हैं। अब क्या होगा कि हमने दो तरीके निकाले कि इसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो इसको, इस तरीके को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसमें बोलेंगे क्या हम, आर और थीटा को पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब ये दोनों आपस में रिलेट किस तरीके से करते हैं कि देखो, ये आपके पास पॉइंट पी था, तो यहाँ से हम गए थे वाई लेंथ, और ये आपके पास थी कितनी, एक्स लेंथ। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको पता है आर स्क्वेयर इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आपके पास आर स्क्वेयर ये आ गया। दूसरा हम थीटा भी निकाल सकते हैं यहाँ से। टेन ऑफ थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, वाई बाई एक्स। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स और वाई भी निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इतना तो पता है आपको। एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर कोस ऑफ थीटा, और वाई आ जाएगा कितना, आर साइन ऑफ थीटा। तो आपके पास दो इक्वेशंस आई, एक हम ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, एक दूसरा ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस में क्या रिलेशन है कि यहाँ पे तो एक्स को आप आर और थीटा की टर्म में लिख पा रहे हो, और यहाँ पे हम थीटा और आर को एक्स और वाई की टर्म में लिख पा रहे हैं। यही चीज़ क्या होगी आगे जाके स्पेस के अंदर, कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर रिप्रेजेंट की जाएगी। कैसे, जैसे मान लो अब हम बात करें स्पेस की, तो स्पेस के अंदर ये आपके पास जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये आपके पास जेड एक्सिस, और ये आपके पास क्या दे दिया, वाई एक्सिस। तो स्पेस के अंदर भी हम क्या कर पाएंगे कि यदि हमने मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई जेड है, अब ये 3D के अंदर है, तो ये पॉइंट यहाँ पे है, ऊपर है थोड़ा। तो इस ये कोऑर्डिनेट्स मान लिए हमने पी पॉइंट के एक्स वाई और जेड। जब हमने इस पॉइंट पी के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आप इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए क्या करोगे, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्स लेंथ सरकोगे, फिर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आपको कितना जाना है, वाई लेंथ, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा फिर ये जेड। तो इस पॉइंट पी पे पहुंच जाएंगे। तो एक तरीका पहुंचने का ये है। एक तरीका आपके पास आता है क्या, स्पेस के अंदर इस पॉइंट पे पहुंचने का तरीका, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर दो होते हैं, सिर्फ आर और थीटा। तो यहाँ पे जब स्पेस की बात होती है, स्पेस के अंदर जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है उसी की एक्सटेंशन आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो वो हम नेक्स्ट में आएगा वो टॉपिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का, उसका बाद में करेंगे। तो हम इस तरीके से इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स में ये कह रहा है, देखो यहाँ पे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन दी हुई है एक्स वाई और जेड, ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। आपस में तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स में ऐसा ज़रूरी नहीं होगा
कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हों। ये एक कर्व की फॉर्म में भी दे सकता है, जैसे मान लिया ये एक कर्व दे दिया आपके पास, ये एक कर्व दे दिया आपके पास, और ये तीसरी एक कर्व दे दी। इन कर्व्स की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी पॉइंट्स की रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। देखो, लेट पी ऑफ एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड क्या हो गए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी रीजन आर इन द स्पेस एंड लेट एक्स वाई जेड बी एक्सपेक्ट एज द फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू। ये कह रहा है कि कोई भी पी पॉइंट है जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स जिसके दिए हुए हैं पी पॉइंट के, किसी रीजन आर के अंदर, स्पेस के अंदर बात करेंगे, तो क्या कह रहा है, लेट एक्स वाई जेड बी एक्सपेक्ट एज द फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू। तो एक्स को हम यू वी डब्ल्यू की टर्म में लिख पाएंगे, तो लिख सकते हैं एक्स इज ए फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू, वाई इज इक्वल टू वाई इज ए फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू, और जेड इज इक्वल टू जेड इज ए फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब हम ऐसा करें कि सोल्व करके हम यू वी डब्ल्यू, जिस तरीके से हमने एक्स और वाई को आर और थीटा में निकाला था और फिर सोल्व करके आर और थीटा की वैल्यू निकाली थी, इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम ऐसा कर पाएँ कि सोल्व करके हम यू वी डब्ल्यू को एक्स वाई जेड की टर्म में लिख पाएँ। सपोज इक्वेशन 1 कैन बी सोल्व फॉर यू वी डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, डेट इज आप यू को लिख पाओगे यू ऑफ एक्स वाई जेड, और आपकी बुक की नोटेशन के हिसाब से मैंने लिख दिया, और इसको मान सकते हो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, डेट इज हमने मान लिया यू इक्वल टू फाइव वन एक्स वाई जेड। वी को लिख पाओगे वी ऑफ एक्स वाई जेड, इसको मान लिया हमने फाइव टू एक्स वाई जेड, और डब्लू को लिख पाओगे डब्लू ऑफ एक्स वाई जेड, सोल्व करके लिख पा रहे हैं तो फाइव थ्री एक्स वाई जेड। तो यू वी डब्लू को हमने लिख दिया एक्स वाई जेड में। अब ये हमेशा नहीं होगा, ये सिर्फ दो ही केस में हो सकता है कि हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल, मतलब एक तरीके से ये पहली और दूसरी आपस में इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गई कि पहले को हम दूसरे की टर्म में लिख पा रहे हैं और दूसरे को हम पहले की टर्म में। तो ये तभी हो पाएगा जब ये आपके पास सिंगल वैल्यूड दिया हो, मतलब एक वैल्यू के लिए आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू मिले। दूसरा क्या दे रखा हो, ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल हो। तो ये अगर ऐसा है, अगर आपके पास यू वी डब्ल्यू कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल और सिंगल वैल्यूड स्केलर फंक्शन है, तभी आप ऐसा कर पाओगे। तो ये मैंने लिखा कि इट इज़ पॉसिबल व्हेन 1 and 2 आर सिंगल वैल्यूड एंड हैव कंटिन्यूस डेरिवेटिव, देन द कोरोस्पोंडिंग बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एंड यू वी डब्ल्यू इज यूनिक। तो इन दोनों के बीच में जो कोरोस्पोंडेंस होगी, देखो सिंगल वैल्यूड है तो एक के लिए एक मिलेगा, मतलब आपको एक्स वाई जेड के लिए एक ही यू मिल रहा है, सिमिलरली एक्स वाई जेड के लिए एक ही वी और एक्स वाई जेड के लिए एक ही डब्ल्यू, इसी तरह यू के लिए एक ही एक्स वाई जेड, वी के लिए एक ही और डब्ल्यू के लिए एक ही। तो आपस में क्या होंगे, इनके जो कोरोस्पोंडेंस आएंगी, इनके बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो क्या आएगी, यूनिक आएगी। नाउ गिवन ए पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई जेड, वी कैन एसोसिएट ए यूनिक सेट ऑफ न्यू ट्रेड्स यू वी डब्ल्यू। एक्स वाई जेड के लिए हमने क्या फाइंड किया, एक यू वी डब्ल्यू फाइंड कर लिया। एक्स वाई जेड के लिए हमने क्या किया, एक यू वी डब्ल्यू फाइंड किया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स। जो यू वी डब्ल्यू निकला, इसी को क्या बोलते हैं, कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स। अब ज़रूरी नहीं कि एक स्ट्रेट लाइंस के अंदर दिए हों, ज़रूरी नहीं कि किसी तरीके से भी आपके पास ये मिल सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स, कौन से, यू वी डब्ल्यू। तो हम क्या कर पाए, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ट्रांसफॉर्म कर पाए। ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी है जब आपके पास यू वी डब्ल्यू क्या दे रखे हो, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन दे रखे हो। अगर ऐसा होगा तभी आप निकाल पाओगे क्या, कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स। कि एक पॉइंट के लिए आपके पास दूसरा ट्रेड मिल जाए, दूसरे फंक्शन मिल जाए, दूसरा कोऑर्डिनेट्स मिल जाए, तो आप क्या बोलोगे, उसको कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स बोल दोगे। अब नेक्स्ट आता है आपके पास कोऑर्डिनेट सरफेस एंड कर्व्स। तो इसमें आएंगे तो आप, मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए, एक आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, सेम वही डायग्राम है, दोनों को समझते हैं, दोनों से कैसे। देखो पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट यू वी डब्ल्यू बी कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स, आपके पास यू वी डब्ल्यू कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं किसी पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई जेड के, इन एनी रीजन आर ऑफ स्पेस, इफ़ एनी वन आउट ऑफ यू वी डब्ल्यू इज केप्ट कॉन्स्टेंट। ये कह रहा है कि यू वी डब्ल्यू जो तीन कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स हैं, इनमें से हम किसी एक को क्या कर दें, कॉन्स्टेंट कर दें, और दो को क्या करा दें, वेरी करा दें, देन लोकस ऑफ यू वी डब्ल्यू ट्रेसिस आउट ए सरफेस। तो ये कह रहा है कि जो लोकस बनेगा यू वी डब्ल्यू का, वो क्या बनेगा, एक सरफेस बनेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट सरफेस कहेंगे। किस तरीके से बनेगा वो देखिए, अब डायग्राम से समझते हैं। पहले आपका ये डायग्राम दिया गया है, ये हमने जेड एक्सिस मान लिया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये पॉइंट पी दे रखा है, इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया, ये वी करो बना ली,
जैसे भाई पी पॉइंट दिया हुआ था तो वहाँ पे हम खींच रहे थे, आपके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स लिए हुए थे, वो स्ट्रेट लाइन के अंदर थे जो हमने स्पेस के अंदर सीखा था। अब कर्व है, ये हमने क्या बना ली, एक डब्लू कर्व बना ली, एक यू कर्व बना ली, एक वी कर्व बना ली। तो इसको हम यहाँ से समझेंगे क्योंकि 3D है, तो 3D में आसानी से यहाँ से समझ में आएगा। जैसे ये मान लिया आपके पास एक डब्लू कर्व दे दी, ये आपके पास दे दी एक वी कर्व, और ये दे दिया आपके पास क्या, यू कर्व। तो जो यू कर्व और वी कर्व के बीच में जो ये सरफेस आएगा, v इक्वल टू वी नोट। ये कैसे v इक्वल टू वी नोट आया, ये जो बनेगा u इक्वल टू यू नोट, ये कैसे आया, और ये जो बनेगा w इक्वल टू डब्लू नोट, ये कैसे आया। ये देखिए, ये कह रहा है कि मान लिया हमने u v w में से किसी एक को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, किसी एक को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो अब मैं बात करूं कि हम पहले यहाँ से समझते हैं कि आपके पास कोई प्लेन दिया हुआ है, कोई स्पेस दिया हुआ है, सॉरी, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और मैं कह दूं कि पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई पॉइंट आपके पास दे रखा है, क्या, पॉइंट। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई पॉइंट होगा तो यहाँ पे आपका जेड हो गया कांस्टेंट, और एक्स और वाई क्या करेंगे, वेरी करेंगे। अगर मैं जेड वाई प्लेन के अंदर कोई कोऑर्डिनेट्स दे दूँ तो आपका एक्स फिक्स है, जेड और वाई वेरी करते रहेंगे। और मैं जेड एक्स कोऑर्डिनेट्स के, जेड एक्स प्लेन के अंदर कोई आपके पास कोई पॉइंट दे दूँ तो इसका मतलब वाई आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास 3 कोऑर्डिनेट है, यू वी डब्ल्यू, किसी एक को कांस्टेंट माने और 2 को वेरी कराएं। जैसे मान लिया ये आपके पास यू कर्व दी हुई थी, मैं इस यू कर्व को क्या बना दूं, कांस्टेंट बना दूं, और मैं कह दूं कि यू कर्व कांस्टेंट है और वी और डब्ल्यू, मान लिया यू कांस्टेंट है और वी और डब्ल्यू वेरी करते हैं। तो वी और डब्ल्यू वेरी करेंगे तो वी और डब्ल्यू इसी प्लेन में होंगे ना, इसी प्लेन के अंदर होंगे। तो ये जो प्लेन बना, ये क्या बन गया, u इक्वल टू यू नोट। जब हमने u को कांस्टेंट किया तो ये बन गया क्या, u इक्वल टू यू नोट। तो इसमें u कांस्टेंट रहेगा, बाकी क्या करेंगे, दोनों वेरी करेंगे। इसी तरीके से ये मान लिया मैंने v कर्व है, तो v कर्व की अगर मैं बात करूं तो v पे अगर ये v को मैं कांस्टेंट करूं तो v कांस्टेंट किसके अंदर रहेगा, WU प्लेन के अंदर। तो WU प्लेन के अंदर v कांस्टेंट, तो v को लिख दिया मैंने v इक्वल टू वी नोट। इसी तरीके से जब ये W कर्व की बात होगी तो W को अगर मैं कांस्टेंट करूं तो यहाँ पे W कांस्टेंट होगा किसके अंदर, UV के अंदर। तो U और V जो बना प्लेन, इसके अंदर W क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसको मैंने लिख दिया W इक्वल टू डब्लू नोट। तो एक सरफेस ये बना। देखो अब बात आती है कि कैसे करेंगे। तो U कर्व जो है, इसके पीछे जो सरफेस है, इसके पीछे वाला जो सरफेस बनेगा, ये आपके पास क्या कहलाएगा, U इक्वल टू यू नोट। यू नोट कॉन्स्टेंट है। ये क्या कहलाएगा आपके पास, V के पीछे V इक्वल टू वी नोट, ये कांस्टेंट है। और ये W इक्वल टू डब्लू नोट, ये डब्लू नोट क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है। तो ये कह रहा है यदि हम 2 को वेरी कराएं और 1 को बने तो आपके पास जो UVW बनेगा, जो UVW बनेगा, ये कह रहा है इफ एनी वन ऑफ UVW इज केप्ट कांस्टेंट, एनी टू अदर वेरी, देन द लोकस ऑफ UVW, लोकस ऑफ UVW क्या बनेगा, वो एक सरफेस बनेगा। सरफेस बनने का मतलब क्या हो, लोकस का क्या मतलब होता है, लोकस होता है आपका बिंदु पथ, कि एक बिंदु पे चले कि वहाँ से आपके पास दोनों के ऊपर जो बाकी 2 एक्सिस हैं, दोनों के ऊपर जो जो आपके पास कांस्टेंट माना हुआ है। हम वैसे अगर लोकस की बात करते हैं तो लोकस होता है कि मान लिया आपके पास एक ये 2 लाइंस दी हुई हैं, और ये अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, तो ये इन दोनों लाइंस के ऊपर हर जगह इस पूरे ये वाला लोकस अगर बनेगा तो ये इस पॉइंट के ऊपर जो ये लोकस जो भी बनेगा, जहाँ भी हम पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे लेंगे तो यहाँ से भी ये दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा और दोनों से सेम डिस्टेंस पे रहेगा। तो वो वाली बात है। तो इस प्लेन के अंदर W हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो ये जो सरफेस बनेगा, इस सरफेस को हम बोलेंगे क्या, कोऑर्डिनेट सरफेस। ये जो सरफेस बना, इस सरफेस को बोलेंगे कोऑर्डिनेट सरफेस। इस सरफेस को बोलेंगे हम क्या, कोऑर्डिनेट सरफेस। तो UVW ट्रेस आउट ए सरफेस, जो ट्रेस आउट ए सरफेस जो इन्होंने ट्रेस किया, वो सरफेस क्या कहलाता है आपका, कोऑर्डिनेट सरफेस। और कर्व क्या हो जाएंगे आपके पास, देखो अब हम कर्व की बात करते हैं। तो पहले हम कर्व को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर समझने की कोशिश करते हैं, उसी से हम रिप्रेजेंट करेंगे इनको कर्व की फॉर्म में। जैसे मान लिया एक स्पेस के अंदर आपके पास x और y और z एक्सिस दिया हुआ है। यदि मैं ये कह दूं कि मैं इसकी बात करूं x के ऊपर, तो x के ऊपर आपका z और y क्या रहेंगे, कांस्टेंट। z और y क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इसी तरह मैं जब y पे बात करूं, y लाइन पे बात करूं, तो y लाइन के ऊपर आपके क्या हो जाएंगे, x और z कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि y लाइन के ऊपर कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या मिलते रहेंगे, y 0 0 y 0। और x एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट्स क्या मिलते रहेंगे, x 0 0।
और जेड एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट क्या मिलते रहेंगे, जेड 0 0, मतलब 0 0 जेड, मतलब सिर्फ जेड आपका वेरी करेगा और एक्स और वाई क्या रहेंगे, 0 0 रहेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ये पॉइंट, अगर ये 1 है तो ये 1 0 0 होगा। इसी तरह आगे चलूँ तो ये 2 0 0 होगा, मतलब वाई और जेड क्या रहते रहेंगे हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट। इसी तरह यहाँ पे एक्स और वाई कांस्टेंट होते रहेंगे और यहाँ पे क्या होते रहेंगे आपके पास, यहाँ पे आपके पास y के ऊपर x और z कांस्टेंट रहते रहेंगे। तो इसी तरह से हम कर्व की बात करेंगे तो कर्व ये आ गया, मान लिया इस कर्व की मैं बात करता हूँ जो y एक्सिस वाली है, इसी को मैं कर्व की फॉर्म में लिखूँ तो ये आपके पास मान लिया v कर्व आ गई, और ये आपके पास आ गई u कर्व, और ये आपके पास दे दी क्या, w कर्व। जो z एक्सिस है उसको हम w कर्व के नाम से बोल रहे हैं। ये आपके पास आ गई क्या, v कर्व, और ये आ गई आपके पास u कर्व। तो अब आपको कर्व फाइंड करने की, कर्व क्या होती है। तो जब भी हम क्या करेंगे, देखो मैंने क्या किया, जब आपके पास x और y और z एक्सिस थे, तो यदि मैं आपके पास ये जो प्लेन दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन, और ये जो प्लेन दिया हुआ है जेड एक्स प्लेन, इन दोनों प्लेन्स का यदि मैं इंटरसेक्शन करूं तो आपके पास क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब मैं इस वाले का और इस वाले सरफेस का, देखो यहाँ पे जो प्लेन बोल रहे हैं यहाँ पे वो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर सरफेस हो रहा है, यदि इन दोनों सरफेसेस का मैं इंटरसेक्शन करूँ तो आपके पास क्या मिलेगा, एक यू कर्व मिल जाएगा। यदि मैं इन दोनों सरफेस का, अब देखो ये सरफेस आपके पास क्या था, ये सरफेस आपके पास था v इक्वल टू वी नोट, और ये सरफेस आपके पास क्या था, w इक्वल टू डब्लू नोट। तो यहाँ से चलते हैं, जैसे यदि मैं इन दोनों सरफेस का आपस में इंटरसेक्शन करूँ तो आपको यू कर्व मिलेगा, इन दोनों सरफेस का आपस में इंटरसेक्शन करूँ तो वी कर्व मिलेगा, और इन दोनों सरफेस का आपस में इंटरसेक्शन करूँ तो क्या मिलेगा आपको, डब्लू कर्व मिलेगा। तो कर्व क्या हो गई कि ये जरूरी नहीं कि ये आपस में जो सरफेस हैं और ये प्लेन है ये परपेंडिकुलर रहें, तो जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सरफेस u इक्वल टू यू नोट, u इक्वल टू यू नोट और v इक्वल टू वी नोट, यदि मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूँ तो आपके पास क्या मिलेगा, w मिलेगा। और w कर्व के ऊपर आपके पास क्या हुआ, जब हम z एक्सिस की बात कर रहे थे, ये z एक्सिस अगर था तो वहाँ पे z वेरी कर रहा था, बाकी दो क्या थे, कांस्टेंट थे। तो यहाँ पे ओनली w चेंज होगा, बाकी दो क्या रहेंगे, u और v क्या रहेंगे आपके पास, कांस्टेंट रहेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास, डब्लू कर्व कहलाएगी। इसी तरीके से यू वी कर्व की बात करें तो इन दो सरफेस का इंटरसेक्शन निकालो, यू कर्व मिल जाएगी, इन दो सरफेस का इंटरसेक्शन निकालो, आपके पास क्या मिल जाएंगी, वी कर्व मिल जाएगी। तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ यू नोट, वी नोट, डब्लू नोट आर कॉन्स्टेंट्स देन इक्वेशन ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट सरफेसेज आर यू इक्वल टू यू नोट, वी इक्वल टू वी नोट एंड डब्लू इक्वल टू डब्लू नोट। ये यू वी डब्लू 5 में लिखे हुए थे, ये पहले ही लिख रखे हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट अबाउ थ्री कोऑर्डिनेट सरफेसेज एंड प्लेन्स आर प्लेन एंड और एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जरूरी नहीं है कि ये सरफेसेस प्लेन ही हो, क्योंकि प्लेन तब होते हैं जब आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, स्ट्रेट लाइंस ले रहे हो, और जरूरी नहीं कि ये परपेंडिकुलर हो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए, क्योंकि यहाँ प्लेन में तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, लेकिन जब हम कर्व्स की बात करें तो आपस में ये जरूरी नहीं कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो क्या हुआ आपके पास, द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सरफेस u इक्वल टू यू नोट, वी इक्वल टू वी नोट इज कॉल्ड डब्लू कर्व। तो जो इंटरसेक्शन करेंगे दो सरफेसेस का, जो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको समझाया है, u इक्वल टू यू नोट, वी इक्वल टू वी नोट, तो डब्लू कर्व मिलेगी। जब हम w इक्वल टू डब्लू नोट और v इक्वल टू वी नोट का इंटरसेक्शन करेंगे तो u कर्व मिलेगी। और इसी तरीके से हम v कर्व जब फाइंड करेंगे जब u इक्वल टू यू नोट और w इक्वल टू डब्लू नोट, मतलब दोनों को कॉन्स्टेंट रखें। सिर्फ ये चीज़ मैंने बताई है कि जब भी आपको z एक्सिस निकालना है, ये निकालना है, तो आपको x और y को क्या रखना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट, क्योंकि z एक्सिस तो इसी पे चलेगा। यहाँ पे x और y क्या रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, और z वेरी करेगा सिर्फ। इसी तरीके से यहाँ पे जब कर्व की बात आ जाती है तो जिस कर्व को हम निकाल रहे हैं उसके ऊपर बाकी दो अलावा जो भी बने वो जो सरफेसेस रहेंगे उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ डब्लू चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होंगे। इसके बाद आता है आपका ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। इफ़ द थ्री कोऑर्डिनेट सरफेसेस थ्रो एवरी पॉइंट्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, यदि जो भी तीन कोऑर्डिनेट सरफेसेस हैं हर पॉइंट पे म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे, देन द सिस्टम जो होगा वो आपका कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स कहलाएगा। इसके बाद हम ऑर्थोगोनल कंडीशंस भी निकालेंगे ऑर्थोगोनलिटी के लिए, लेकिन उससे पहले हम यूनिट वेक्टर सीखते हैं एक बार। जैसे आपके पास दिया, आपको यूनिट वेक्टर्स निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो ये माना अपने पास एक डब्लू कर्व दे रखी थी, एक यू कर्व दे रखी है, एक डब्लू कर्व दे रखी है और एक वी कर्व दी हुई है, तीन कर्व दे रखी हैं आपके पास। ये पॉइंट हमने पी मान लिया। अब देखो इस यू कर्व पे हमने टेंजेंट खींचा, इस यू कर्व पे हमने
टेंजेंट ड्रॉ किया जो रेड पेन से मैंने कर रखा है, इसको नाम दिया हमने स्मॉल ई कैप। और जो डब्लू कर्व पे टेंजेंट खींचा इसको नाम दे दिया E3 कैप। और जो हमने वी कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया इसको नाम दे दिया हमने E2 कैप। तो देखो एक बार यहाँ से हम कि P ऑफ एक्स वाई जेड है तो हम कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर उसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। लेट आर वेक्टर हमने मान लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P। तो हम आर को लिख पाएंगे यहाँ पे, देखो अब आर वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है, तो किसी भी वेक्टर को कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम यू वी डब्ल्यू की टर्म्स में लिख पाएंगे। तो वी कैन राइट आर को, हम आर को लिख पाएंगे यू वी डब्ल्यू, आर इज ए फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू। अब देखो जब हम टेंजेंट वेक्टर निकालने की बात करते हैं तो टेंजेंट वेक्टर क्या होगा यहाँ से, जब यू कर्व के ऊपर है, यू कर्व के ऊपर अगर हम टेंजेंट वेक्टर निकालने की बात करें तो यू कर्व के ऊपर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा आर इज ए फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू। तो क्या हो जाएगा, करली आर बाय करली यू इज ए टेंजेंट वेक्टर ऑफ यू कर्व एंड करली आर बाय करली वी इज ए टेंजेंट वेक्टर ऑफ वी कर्व एंड करली आर बाय करली डब्ल्यू इज ए टेंजेंट वेक्टर ऑफ डब्ल्यू कर्व। तो यहाँ से हमने टेंजेंट वेक्टर निकाला पॉइंट पी पे, तो क्या आया आपके पास करली आर बाय करली यू। ये टेंजेंट वेक्टर का फॉर्मूला है जो हमने पहले थर्ड एक्सरसाइज जो आपकी थी उसके अंदर किया था 3.3 के अंदर। और हमने माना अब लेट E1 ये वाला जो वेक्टर है इसके ऊपर जो हमने यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया है ये यूनिट वेक्टर्स मान लिए E1 E2 E3 कैप बी 3 यूनिट वेक्टर्स अलोंग टू द यू कर्व वी कर्व एंड डब्ल्यू कर्व। तो एक बात देखो, जब आपको E1 यूनिट वेक्टर्स निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो E1 यूनिट वेक्टर्स जब हमने निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, देखो ये E1 E2 है, E3 क्या है, एक तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है। जब हम एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर और जब ऑर्थोगोनलिटी की बात आती है तो हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस को तो आई कैप के साथ लिखते हैं। अगर हम एक यूनिट वेक्टर तक जाएंगे, सिर्फ एक्स एक्सिस में 1 यूनिट तक जाएंगे तो ये क्या हो गया आई कैप, 1 यूनिट तक जाएंगे तो ये क्या हो गया जे कैप, और जेड एक्सिस भी 1 यूनिट तक जाएंगे क्योंकि हम आर को लिख पा रहे हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और जब हम एक एक यूनिट तक जाएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वाई प्लस जेड प्लस के इक्वल। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर करते थे, जब ऑर्थोगोनल सिस्टम आपके पास दिया हो तो ये आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल मतलब आई डॉट जे की वैल्यू जे डॉट के इक्वल और जे डॉट के की वैल्यू के डॉट ए के इक्वल, और दोनों दो डिफरेंट ये आपके पास यूनिट वेक्टर्स दिए हों आई जे के, इनकी प्रोडक्ट्स आपस, इनका डॉट प्रोडक्ट आपस में क्या होगा जीरो। और जब हम सेम का सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई डॉट ए आई जे डॉट दे और के डॉट के, तो क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। इसी तरीके से ये जो कार्टेशियन सिस्टम था यहाँ पे ही जो आई जे और जो के थे ये बदल के आ गए E1 E2 और E3 के अंदर। तो इसी तरह हमने E1 यूनिट वेक्टर निकाला। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर भाई उसकी डायरेक्शन में वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन में टेंजेंट। अब ये टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट वेक्टर क्या दे रखा है, करली आर बाय करली यू। तो E1 की वैल्यू हो जाएगी करली आर बाय करली यू अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। E2 की वैल्यू हो जाएगी करली आर बाय करली वी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। E3 की वैल्यू हो जाएगी E3 कैप की करली आर बाय करली डब्ल्यू अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो क्या निकल के आया यहाँ से, आपके पास आया यहाँ से हमने E2 कैप निकाला, E3 कैप निकाला, तीनों की वैल्यू आ गई। यदि ये जो मैग्नीट्यूड है जो हमने फर्स्ट निकाला था करली आर बाय करली यू का मैग्नीट्यूड, करली आर बाय करली वी का मैग्नीट्यूड और करली आर बाय करली डब्ल्यू का, तो यदि मैं इसको H1 मान लूँ, इसको H2 मान लूँ और इसको H3 मान लूँ, तो E1 कैप की वैल्यू हो जाएगी 1/H1 करली आर बाय करली यू, E2 कैप की वैल्यू 1/H2 करली आर बाय करली वी और E3 कैप की वैल्यू हो जाएगी 1/H3 करली आर बाय करली डब्ल्यू। हेयर H1 H2 H3 जो है इनको बोलेंगे हम क्या, स्केल फैक्टर्स। इनको क्या बोलेंगे हम, स्केल फैक्टर्स। यदि मान लो ये आई जे के की तरह बिहेव करें, जैसे आई जे के आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर या म्यूचुअली ऑर्थोगोनल बोल सकते हो आप, अगर ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो तो आप क्या करोगे, देखो आई डॉट जे जीरो होता है तो यहाँ पे E1 डॉट E2 क्या हो जाएगा जीरो, E2 डॉट E3 भी जीरो और E3 डॉट E1 भी क्या हो जाएगा जीरो, और सेम की सेम के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो क्या आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास, जो E1 निकाला हमने, E2 निकाला और जो E3 निकाला, ये क्या निकाले हैं हमने, जो E1 E2 और E3 हैं ये क्या कहलाएंगे, टेंजेंट हैं। अब ये टेंजेंट ही लिए थे हमने कर्व के ऊपर, तो ये क्या हो गई, टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट्स कर्व। इनका नाम हो जाएगा क्या, टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट्स कर्व। तो ये कहलाएंगे आपके पास क्या, टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट्स कर्व। अब आते हैं हम यहाँ पे
हमने E1 स्मॉल E2 स्मॉल E3 भी निकाल लिया। इसी तरीके से कैपिटल E1 का क्या रोल है, कैपिटल E1 और कैपिटल E2 और कैपिटल E3 भी हैं। देखो अब अगर सरफेस है तो हमें एक चीज़ याद होगी थर्ड चैप्टर की, कि कोई भी आपके पास सरफेस दिया हुआ है तो उसके एक नॉर्मल भी होता है जिसको हम कहते हैं, अगर मान लो यू आपके पास सरफेस है तो अगर मैं डेल ऑफ यू निकालूँ तो डेल ऑफ यू जो होगा ये यू सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो हमने निकाला था ना ग्रेडियंट हमेशा क्या होगा, सरफेस पे नॉर्मल होगा। तो हम क्या करेंगे, जो E1 E2 E3 हैं ये हम नॉर्मल फॉर्म की, नॉर्मल वेक्टर्स की फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो आपके पास क्या हुआ, as we know that del of u, that is gradient of u, is normal to the surface u equal to u naught at p। भाई एक सरफेस जो u इक्वल टू यू नोट जो सरफेस है उसके ऊपर यदि मैं डेल ऑफ यू निकालूँ तो हमेशा नॉर्मल रहेगा। ये थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इसकी डायरेक्शन में भी हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। वो कैसे हो जाएगा भाई, डेल ऑफ यू नॉर्मल वेक्टर है तो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो इसको नाम दे दिया हमने क्या, कैपिटल ऑफ E1। इसी तरह जो E2 होगा, कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ के ऊपर जो u इक्वल टू यू, ये वाला जो u इक्वल टू यू नोट जो सरफेस है, ये वाला सरफेस मान लेते हैं। यहाँ पे जो ये वाला सरफेस है u इक्वल टू यू नोट सरफेस है, ये पूरा u इक्वल टू यू नोट, ये आपके पास v इक्वल टू वी नोट, और ये सरफेस दे रखा है आपके पास कितना, w इक्वल टू डब्लू नोट। तो जो ये E1 है ये आप देख सकते हो कि इस सरफेस के ऊपर क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। ये 3D में है लेकिन आप बस इतना समझ लो कि ये वाला जो सरफेस है u इक्वल टू यू नोट, इस सरफेस के ऊपर ये E1 नॉर्मल। इसी तरह जो हमने ये वाला जो सरफेस बनाया v इक्वल टू वी नोट, इस पे ये E2 नॉर्मल है, और ये जो ये वाला जो सरफेस है w इक्वल टू डब्लू नोट, इस पे ये E3 क्या है, नॉर्मल है। तो हम इन्हीं वेक्टर्स को E1 E2 और E3 हैं, ये भी हमने क्या निकाल लिए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स। और इनको भी हम क्या बोलते हैं, देखो आपके पास दो केसेज हो गए, एक तो बना क्या E1 E2 E3, और दूसरा आया कैपिटल E1 कैपिटल E2 और कैपिटल E3। ये हैं क्या, बेसिकली सिर्फ यही डिफाइन किया है यहाँ तक हमने। E1 E2 E3 तो क्या है, टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट्स कर्व, और E1 E2 E3 क्या है, नॉर्मल टू द कोऑर्डिनेट सरफेस। एक चीज़ ध्यान रखना, ये हमने निकाले किस पे, सरफेस पे, और ये हमने निकाले किसके, कोऑर्डिनेट्स पे, कर्व पे। तो कर्व पे तो ये टेंजेंट थे और ये सरफेस पे नॉर्मल थे, तो ये कहलाएंगे क्या, नॉर्मल टू द कोऑर्डिनेट सरफेस, और ये कहलाएंगे टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट्स कर्व। तो हमने E1 निकाला, सिमिलरली E2 क्या हो जाएगा, डेल V बाई डेल ऑफ V का मैग्नीट्यूड, E3 हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ W बाई ग्रेडियंट ऑफ W का मैग्नीट्यूड, आर यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस V इक्वल टू वी नोट एंड W इक्वल टू डब्लू नोट एट P रेस्पेक्टिवली। तो E1 E2 E3 को बोलेंगे हम क्या, टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट्स कर्व, और E1 कैपिटल E3 कैपिटल E2 कैपिटल E3 को बोलेंगे क्या, नॉर्मल टू द कोऑर्डिनेट्स सरफेस। अब आते हैं कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, कि ऑर्थोगोनैलिटी के लिए क्या कंडीशन है। देखो मान लिया तीन आपके पास सिस्टम दिए, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखे हैं u v w। तो u को लिख सकते हो phi1 xyz, v को लिख सकते हो phi2 xyz, और w को लिख सकते हो phi3 xyz। हम अब क्या कर सकते हैं, देखो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स की जो डेफिनेशन थी उसमें बताया था कि xyz को आप u v w की टर्म में निकाल सकते हो। तो x आ गया psi1 u v w, y आ गया psi2 u v w, और z आ गया psi3 u v w। r मान लिया हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, देन वी हैव r वेक्टर हो गया क्या, एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, इनकी वैल्यू पुट कर दी हमने। तो ये बन गया psi1 u v w i प्लस psi2 u v w j प्लस psi3 u v w के। इसको लिख सकते हो फंक्शन ऑफ u v w, हमने इसको मान लिया। अब देखो कोऑर्डिनेट कर्व थ्रो v इक्वल टू वी नोट एंड w इक्वल टू डब्लू नोट। अब देखो ये जो सरफेस हैं, इन दो सरफेसेस के इंटरसेक्शन पे, इन दो सरफेसेस के अलोंग जो आएगा वो क्या आएगी, u कर्व आएगा। क्योंकि अगर हम दो सरफेस का इंटरसेक्शन करेंगे, अलग अलग सरफेस का इंटरसेक्शन करेंगे, तो जो तीसरा जो कर्व है वो आपको फाइंड होगी, डेट इज आपको u कर्व फाइंड होगी। मतलब यहाँ पे सिर्फ u चेंज होगा और जो v नोट और w नोट रहेंगे ये हमेशा सेम रहेंगे। जैसे मैंने बताया था आपके पास ये एक्स वाई जेड है, तो यदि मैं इस सरफेस और इस सरफेस, ये जो दो प्लेन है इनका इंटरसेक्शन करूँ तो आपके पास एक्स एक्सिस मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स चेंज होगा, जेड और वाई क्या रहेंगे, आपस में सेम रहेंगे। तो यहाँ पे u को सेम, u को हमने वेरिएबल रखा, v नोट और w नोट इनको हमने फिक्स रखा, v नोट और w नोट आपके पास कांस्टेंट रहेंगे। तो r वेक्टर की वैल्यू आ गई f ऑफ u v नोट और w नोट। तो यहाँ से आप जब टेंजेंट निकालोगे, टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट्स कर्व इज पैरेलल टू द वेक्टर क्या होता है, करली r बाय करली u।
टेंजेंट टू दिस कोऑर्डिनेट्स, इस कोऑर्डिनेट्स के जो टेंजेंट कर्व आएगी वो क्या आएगी, पैरेलल टू द वेक्टर करली आर बाय करली यू। सिमिलरली जब हम बाकी अलग दो निकालेंगे, टू कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो वो करली आर बाय करली वी और करली आर बाय करली डब्ल्यू के पैरेलल होगा। तो ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर सिस्टम के लिए आपके पास क्या होता है कि टेकन टू, दो कोई भी उठाएंगे हम तो उन दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। तो ये कंडीशन है कि करली आर बाय करली यू और करली आर बाय करली वी इक्वल टू जीरो, करली आर बाय करली वी और करली आर बाय करली डब्ल्यू का डॉट प्रोडक्ट जीरो, और करली आर बाय करली डब्ल्यू और करली आर बाय करली यू का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि अलग अलग दो आप जब भी उठाओगे पैरेलल वेक्टर्स, जो भी आपके पास कर्व आएगी, टेंजेंट जो आएगा, टेंजेंट कोई भी कोऑर्डिनेट्स कर्व है वो पैरेलल रहेगा किस वेक्टर के, तो दो अलग अलग वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपस में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यही आपके पास क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी किसकी, ऑर्थोगोनलिटी की। इसके बाद आपका एक आर्टिकल है, इफ़ यू वी डब्ल्यू आर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स देन करली आर बाय करली यू, करली आर बाय करली वी एंड करली आर बाय करली डब्ल्यू, एंड जो ग्रेडियंट ऑफ यू और ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू है, ये क्या हो रहेंगे, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स रहेंगे। देखो आर आपके पास एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने पुट की जो अभी पीछे किया है। डी आर की वैल्यू क्या होगी, करली आर बाय करली यू डी यू प्लस करली आर बाय करली वी डी वी प्लस करली आर बाय करली डब्ल्यू डी डब्ल्यू। ये आपका कहाँ से आता है, ये आपका चैन रूल है, कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आर इज ए जो आपका आर दे रखा है वो फंक्शन दे रखा है एक्स वाई जेड का, मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन है। तो आर जब एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन है तो उसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो पार्शियल आएगा, और जो सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड होता है, मान लिया कि x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दिया है तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो टोटल डेरिवेटिव आता है। और मान लिया आपके पास कोई u दिया हुआ है, वो एक से ज़्यादा फंक्शन के ऊपर डिपेंड है, मतलब x और y एक से ज़्यादा पे है तो पार्शियल आता है। तो r एक से ज़्यादा पे एक्स वाई जेड पे तो पार्शियल इंटू यू आपका डी ऑफ यू। इसी तरीके से करली आर बाय करली वी डी ऑफ वी प्लस करली आर बाय करली डब्ल्यू डी ऑफ डब्ल्यू। अब हमने क्या किया कि इस इक्वेशन नंबर 1 को डेल यू से क्या कर लिया, स्केलरली मल्टीप्लाई कर लिया। तो डेल यू डॉट डी आर निकाला तो कितना आ गया, डेल यू डॉट करली आर बाय करली वी डी यू प्लस डेल यू डॉट करली आर बाय करली वी डी वी प्लस डेल यू डॉट करली आर बाय करली डब्ल्यू डी डब्ल्यू। नाउ डेल ऑफ फाई डॉट डी आर किसके इक्वल होगा, डी ऑफ फाई। यूजिंग दिस, इसका यूज करते हुए हमें पास अपने पास क्या आ जाएगा, डी ऑफ यू। ये जो रिजल्ट है ये हमने निकाला था, डी ऑफ एस निकाला था हमने, डी ऑफ एस था डेल ऑफ फाई डॉट डी ऑफ आर के इक्वल, डेल ऑफ एस डॉट डी ऑफ आर के इक्वल। तो ये रिजल्ट हमने यूज़ किया, डेल ऑफ फाई डॉट डी आर किसके इक्वल होता है, डी ऑफ फाई के इक्वल। तो यहाँ से देखो डेल ऑफ यू डॉट डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, डी ऑफ यू के इक्वल। तो डी ऑफ यू की ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सिमिलरली हम डी ऑफ वी निकालेंगे और सिमिलरली डी ऑफ डब्ल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 3 4 वी कंक्लूड डेल ऑफ यू डॉट करली आर बाय करली यू 1, डेल ऑफ डू डॉट करली आर बाय करली वी। देखो सेम ग्रेडियंट का हम जो आपके पास वेक्टर दिया हुआ है, ग्रेडियंट ऑफ यू इंटू उसी की डायरेक्शन में जो टेंजेंट वेक्टर हमने लिया था करली आर बाय करली यू, इन दोनों का अगर ये सेम है तो प्रोडक्ट 1 आएगा, दूसरे के साथ है v वाले के साथ या w वाले के साथ है तो प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जब हम v का करेंगे तो करली आर बाय करली v के साथ तो ग्रेडियंट क्या आएगा, 1 आएगा, बाकी दोनों के साथ क्या आएगा, 0। इसी तरह जब हम z का करेंगे, w का करेंगे तो w वाले के साथ तो 1 आएगा, बाकी दोनों के साथ क्या आएगा, 0 आएगा। ये जो रिलेशन है ये शो करती है कि डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू क्या है, आपस में रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं। ये दिखा रखा है जैसे हमने यहाँ पे किया था कि रेसिप्रोकल जो वेक्टर निकाला था उसमें बी क्रॉस सी बाई ए बी सी, बी डैश की वैल्यू ये थी और सी डैश की वैल्यू जो फर्स्ट चैप्टर हमने किया था जहाँ रेसिप्रोकल वेक्टर निकाला था। तो ए डॉट ए डैश 1, बी डॉट बी डैश 1, सी डॉट सी डैश तो 1 आया था, लेकिन डिफरेंट के साथ हमने रेसिप्रोकल वेक्टर को किसी वेक्टर को हमने किसी दूसरे के रेसिप्रोकल वेक्टर से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया था, आपके पास 0 आया था। वही चीज़ यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सेम का सेम के साथ कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, बाकी किसी और के साथ सेम का सेम के साथ निकाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, बाकी किसी और के साथ कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास आता है रिलेशन बिटवीन E1 E2 E3 एंड डेल यू डेल वी और डेल डब्ल्यू के बीच में रिलेशन फाइंड करनी। वी हैव सीन अबाउट डैट करली आर बाय करली यू, करली आर बाय करली वी एंड करली आर बाय करली डब्ल्यू और डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं। मतलब सेम का सेम के साथ करेंगे तो 1 आएगा, दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमने क्या किया, डेल ऑफ यू की वैल्यू निकाली। तो डेल ऑफ यू क्या होता है, देखो हमने निकाला था कि ए का रेसिप्रोकल वेक्टर क्या आएगा, बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी का स्केलर ट्रिपल
प्रोडक्ट। सेम यहाँ पे आएगा, डेल ऑफ यू क्या आ जाएगा, करली आर बाय करली वी और करली आर बाय करली डब्लू, मतलब यू वाला जो साथ है उसको छोड़ के बाकी दो का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन नीचे तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब करली आर बाय करली यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, H1E1, जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला था कि E1 की वैल्यू जो थी, E2 की वैल्यू, E1 की जो वैल्यू थी, E1 की वैल्यू आपके पास क्या थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। E1 की वैल्यू आपके पास क्या थी, करली आर बाय करली यू अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, और हमने इस मैग्नीट्यूड को माना हुआ था H1, तो यहाँ से H1E1 किसके इक्वल आएगा, करली आर बाय करली यू। तो ये वैल्यू पुट कर दी कि ये करली आर बाय करली वी की वैल्यू हो गई H2E2 क्रॉस H3E3 अपॉन H1E1 H2E2 एंड H3E3। इसको सोल्व किया तो डेल ऑफ यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, H2H3 तो कांस्टेंट बाहर, E2E3 का क्रॉस प्रोडक्ट E1 के इक्वल होगा अपॉन, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल दिए हुए हैं और ऑर्थोगोनल में आई जे के जो होते हैं, इनमें जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करें तो किसके इक्वल आता है, आई के इक्वल आता है। तो सेम वही रूल है, E2E3 किसके इक्वल आएगा, E1 के इक्वल। H2H3 जो नीचे से कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ H1 बचा, तो अपॉन क्या आ गया, H1। और आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने निकाला था, कितना आया था, 1 आया था। आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, आई डॉट जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के कितना होता है आई, और आई डॉट आई की वैल्यू क्या आएगी, 1। सेम इसी तरह E1 E2 E3 है। इसी तरह E1 कैप की वैल्यू आ गई आपके पास क्या, H1 डेल यू, E2 कैप आ जाएगा H2 डेल वी, E3 कैप आ जाएगा H3 डेल डब्लू। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, आल्सो E1 को आप लिख सकते हो E2 क्रॉस E3, तो क्या आ गया, H2H3 डेल वी क्रॉस डेल ऑफ डब्लू, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी E2 को। तो ये दो रिलेशन दे रखे हैं, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो या इस तरीके से इनको फाइंड कर सकते हो। तो रिजल्ट आपको याद रखने हैं E1 E2 E3 के, कि किस तरीके से इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से हैं वैसे ही। इसके बाद दे रखा है टू ड्राइव एन एक्सपेक्शन फॉर डेल ऑफ फाई इन ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स, कि हम डेल ऑफ फाई को कैसे निकालेंगे, मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई को ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो डेल ऑफ फाई की वैल्यू हमने मान ली F1E1 प्लस F2E2 प्लस F3E3। भाई वहाँ पे होता है ना करली यू बाय करली, वहाँ पे करते हैं ना डेल ऑफ फाई आपके पास क्या, करली बाय करली एक्स आई, करली बाई करली वाई जे, और फाई फंक्शन बाद में लगा होता है, यहाँ पे लगा लो करली फाई बाय करली एक्स, करली फाई बाय करली वाई जे प्लस करली फाई बाय करली जेड कितना के। सेम इसी तरह से डेल ऑफ फाई हमने मान लिया, लेट दे दिस F1E1 F2E2 और F3E3। तो यहाँ पे जो करली फाई बाय करली एक्स है इसको हमने F1 मान लिया, करली फाई बाय करली वाई को F2 और करली फाई बाय करली जेड को मान लिया F3, वेयर F1 F3 F3 आर आल्सो भी डिटरमाइन, हमने निकालने फाइंड करने हैं। तो आपके पास क्या हुआ, देखो DR होता है आपके पास, ये जो रिजल्ट था हमने पीछे ऊपर DR निकाला था हमने पीछे आर्टिकल के ऊपर, तो DR की वैल्यू ये होती है। और करली आर बाय करली यू जो हमें हमने निकाला है H1E1 du प्लस H2E2 dv प्लस H3E3 dw। अब ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट हमने यूज़ किया था, ये मैंने बताया था आपको कि थर्ड चैप्टर के अंदर है, ये इसने दे भी रखा है आर्टिकल 3.8 एग्जाम्पल नंबर 5। डेल फाई डॉट डी आर किसके इक्वल होता है, डी ऑफ फाई के इक्वल। तो डी फाई की वैल्यू हो गई डेल ऑफ फाई डॉट डी आर। तो इन दोनों का आपस में क्या करेंगे अब, डॉट प्रोडक्ट। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते ही आपके पास क्या आया, F1H1 du प्लस F2H2 dv प्लस F3H3 d ऑफ डब्लू। बट डी ऑफ फाई को क्या लिख सकते हो, देखो डी ऑफ फाई को क्या लिख पाएंगे, करली फाई बाय करली यू डी यू प्लस करली फाई बाय करली वी डी वी प्लस करली फाई बाय करली डब्लू डी डब्लू। फ्रॉम 1 and 2 F1H1 किसके इक्वल आ गया भाई, अब कंपेयर कर लिया ना दोनों को, ये भी डी फाई की वैल्यू, ये भी डी फाई की वैल्यू, तो डी यू और डी वी और डी डब्ल्यू तो सेम है। F1H1 आ गया करली फाई बाय करली यू, F2H2 आ गया करली फाई बाय करली वी, F3H3 आ गया करली फाई बाय करली डब्लू। तो यहाँ से F1 निकाल लिया, F2 निकाल लिया और F3 निकाल लिया, तीनों की वैल्यू पुट कर दी। तो ये आपके पास क्या आ गया, डेल ऑफ फाई आ गया। फाई को अलग कर लो, जो बचेगा ऑपरेटर वो क्या आ गया आपके पास, डेल ऑपरेटर आ गया। तो रिजल्ट याद रखना है, डेल ऑफ फाई की वैल्यू क्या होगी, E1 बाई H1 करली फाई बाय करली यू, E2 बाई H2 करली फाई बाय करली वी, E3 बाई H3 करली फाई बाय करली डब्लू। इसी तरह डेल की वैल्यू होती है E1 बाई H1 करली बाय करली यू, ये कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर है। वैसे तो हमने निकाला था करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड के, यहाँ पे आएगा करली बाय करली यू E1 बाई H1 करली बाय करली वी, E2 बाई H2 करली बाय करली डब्लू, E3 बाई H3। तो ये ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट आता है आर्क लेंथ, क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट और एरिया एलिमेंट। तो ये तीनों क्या होंगे आपके पास, देखो
आर्क लेंथ क्या है, देखो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बात करें तो कोई कर्व दे रखी है, मान लिया ये जो कर्व दी हुई है ये ds, तो ds का स्क्वायर को आप लिख सकते हो dr कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो यही रिजल्ट हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। आर वेक्टर की वैल्यू एफ ऑफ यू वी डब्ल्यू दी हुई है मान लो, तो डी आर की वैल्यू हो जाएगी, ये डी आर की वैल्यू बार बार निकाल रहे हैं, करली आर बाय करली यू डी यू प्लस करली आर बाय करली वी डी वी प्लस करली आर बाय करली डब्ल्यू डी डब्ल्यू। डी एस स्क्वेयर हो गया डी आर डॉट डी आर, तो हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, दो बार डी आर डॉट डी आर निकाला, तो आपके पास वैल्यू आ गई है। अब देखो, अब ये ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर सिस्टम है, तो करली आर बाय करली यू डॉट करली आर बाय करली वी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, ये वैल्यू भी क्या होगी जीरो, ये वैल्यू भी क्या होगी जीरो, तो ये तीनों तो खत्म, सिर्फ बचा कितना आपका इतना, तो ये आ गया करली आर बाय करली यू का स्क्वायर डी यू स्क्वायर, करली आर बाय करली वी का स्क्वायर डी वी स्क्वायर प्लस करली आर बाय करली डब्ल्यू का स्क्वायर कितना डी डब्ल्यू का स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि यहाँ से आप करली आर बाय करली यू की वैल्यू निकालो। देखो करली आर बाय करली यू बाई एच वन किसके इक्वल था, ई वन के इक्वल था, तो ई वन एच वन हो गया करली आर बाय करली यू, तो करली आर बाय करली यू का स्क्वायर करेंगे तो ई वन का स्क्वायर डॉट एच वन का स्क्वायर, तो ई वन का स्क्वायर को लिख सकते हो ई वन डॉट ई वन, और ये हो गया एच वन स्क्वायर, तो यहाँ से एच वन स्क्वायर आ गया करली आर बाय करली यू का स्क्वायर। सिमिलरली एच टू स्क्वायर आ जाएगा करली आर बाय करली वी का स्क्वायर, एच थ्री स्क्वायर आ जाएगा करली आर बाय करली डब्ल्यू का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो एच वन स्क्वायर डी यू स्क्वायर प्लस एच टू स्क्वायर डी वी स्क्वायर प्लस एच थ्री स्क्वायर डी डब्ल्यू स्क्वायर। लेट अगर हम बात करूं कि एक कोऑर्डिनेट्स के ऊपर लेट डी एस वन बी द डिफरेंशियल ऑफ लेंथ अलोंग द यू कोऑर्डिनेट्स, वेयर अब यू कोऑर्डिनेट कर्व की मैं बात करूंगा तो वहाँ पे सरफेस v इक्वल टू वी नोट और w इक्वल टू डब्ल्यू नोट कॉन्स्टेंट रहेंगे, ये दोनों कॉन्स्टेंट, तो इनका डेरिवेटिव क्या रहेगा आपका जीरो, तो डी एस वन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई सिर्फ ये वाली, डी एस टू स्क्वायर की वैल्यू ये वाली आ गई सिर्फ, और डी एस थ्री स्क्वायर की वैल्यू आ गई सिर्फ ये वाली, तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास आर्क लेंथ। उसके बाद आता है वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम में आपके बात करूं तो माना कि ये आपके पास कोई भी एक क्यूबिक दी हुई है, ये यू कर्व दे रखी है, ये वी कर्व दे रखी है, आपके पास डब्ल्यू कर्व दे रखी है, तो इस क्यूब के अंदर का एरिया, जो ये अंदर वाला जो हिस्सा है, इस पूरे का हमने जो एरिया है वो फाइंड करना है, इसी को हम क्या कहेंगे वॉल्यूम कहेंगे। और वॉल्यूम में हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, हम निकाल रहे थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वही कहानी यहाँ पे है। क्या हो जाएगा देखो, अभी अभी हमने एलिमेंट निकाला, एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ डी एस वन अलोंग यू कर्व इज, ये आया था डी एस वन, ये तो क्या आया आपका डी एस वन आ गया करली आर बाय करली यू इंटू इसका स्क्वायर, सॉरी इंटू डी यू का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर हटाओ छोड़ो ना, हमें सिर्फ डी एस वन चाहिए, वहाँ पे डी एस वन स्क्वायर था तब स्क्वायर था यहाँ पे, तो हम स्क्वायर हटाते हैं, खाली डी एस वन क्या आ जाएगा करली आर बाय करली यू डी यू, और करली आर बाय करली यू की वैल्यू मैंने निकाली थी, यहाँ पे क्या आई थी एच वन ई वन, तो ये पुट कर दी, तो ये आ गया एच वन ई वन डी यू। सिमिलरली जब डी वी निकालेंगे, सॉरी जब आप निकालोगे डी एस टू लोगे तो वहाँ पे आ जाएगा एच टू ई टू और डी ऑफ वी, और डी एस थ्री आ जाएगा एस थ्री ई थ्री डी ऑफ डब्ल्यू, तो डी वी क्या हो जाएगा जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम एलिमेंट क्या आ जाएगा आपके पास इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि जो ये लेंथ है आपकी यहाँ पे जब हम देखें क्यूब में, तो ये वाली जो लेंथ है ये क्या बनेगी एच वन ई वन डी यू, यहाँ पे ये वाली लेंथ एच टू ई थ्री डी डब्ल्यू, यहाँ पे ये वाली क्या बनेगी एच टू ई टू डी डब्ल्यू, ये बनेगी एच थ्री ई थ्री डी डब्ल्यू। तो ये जो दे रखी है इन तीनों का आपको क्या करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है, तो आपके पास वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या निकाला एच वन ई वन डी यू, एच टू ई टू डी वी और एच थ्री ई थ्री डी डब्ल्यू का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, इन दोनों की डॉट क्रॉस में इसका प्रोडक्ट, तो एच वन ई एच टू एच थ्री तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, डी वी डी डब्ल्यू और डी यू। अब बचेगा क्या, सिर्फ क्रॉस और डॉट तो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में होगी ना, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है ई वन ई टू और ई थ्री, तो इनके बीच में हो गया ई वन डॉट ई टू क्रॉस ई थ्री। तो पहले हम क्रॉस सोल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हमने ई वन डॉट ई टू निकाल दिया तो एक स्केलर क्वांटिटी आ गई, और स्केलर क्वांटिटी का कभी वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है। तो क्या करेंगे ई टू क्रॉस ई थ्री, क्या हो गया ई वन डॉट ई वन कितना होता है वन, तो ये किसके इक्वल आ गया वॉल्यूम आ जाएगा एच वन एच टू एच थ्री डी यू डी वी डी डब्ल्यू के इक्वल, तो ये आ गया आपका वॉल्यूम। अब इसके बाद बात करें हम एरिया एलिमेंट की, द एरिया एलिमेंट आर, एरिया एलिमेंट क्या है एक्चुअल में, एरिया एलिमेंट है मान लिए ये आपके पास दे रखा है एक क्यूबिक सिस्टम,
तो एक जो कर्व है यू कर्व के बैक साइड वाला, मान लिया ये वाला एक हिस्सा ले लिया हमने, यू कर्व के बैक साइड अगर लेना चाहें तो ये वाला एक हिस्सा ले लो। इस वाले हिस्से का जो ये मान लिया एक रेक्टेंगुलर शेप आ गई, और ये दे रखा है आपके पास क्या, ए वेक्टर, इसकी लेंथ दे रखी है बी वेक्टर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में बात करें तो यहाँ पे वही हो जाएगा कि अगर मैं यू कर्व के पीछे वाले हिस्से की बात करूँ तो इस वाले हिस्से के अंदर क्या है, S3E3DW, और इसकी लेंथ दे रखी है H2E2DV। तो इन दोनों का आपस में क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड। तो D ऑफ A1, यू कर्व के अलोंग अगर एरिया निकाले तो D ऑफ A1 क्या आ जाएगा आपका, H2E2D ऑफ V क्रॉस S3E3DW। तो ये आ गया आपके पास H2H3E2 क्रॉस E3 का क्रॉस प्रोडक्ट DVDW, क्योंकि H2H3 कांस्टेंट है, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट होगी वेक्टर क्वांटिटी के बीच में। और E2E3 होता है क्या, E1 कैप, और E1 कैप का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो D ऑफ A1 आ गया H2H3 D ऑफ V और D ऑफ W। तो ध्यान रखना सिर्फ कि जब हम U कर्व के अलोंग निकालेंगे तो U वाला हिस्सा छोड़ देना है, मतलब U के साथ जो है वो छोड़ देने, जैसे H1E1 D ऑफ U का है, ये छोड़ देना, बाकी दो लेने हैं स्केल फैक्टर। तो बाकी दो स्केल फैक्टर आ गए H2H3, और इनके साथ U वाला जब निकाल रहे हैं तो U वाला डेरिवेटिव नहीं लेना है, बाकी दो लेने हैं, तो DVDW। इसी तरह जब हम D ऑफ A2 निकालेंगे तो V वाले छोड़ देने हैं, मतलब H2 छोड़ देना और DV छोड़ देना है, बाकी दो। इसी तरह D ऑफ A3 हो जाएगा आपके पास ये। तो ये आ गए आपके पास क्या, एरिया एलिमेंट। ये हमने निकाल ही लिया ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब डेल डॉट एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू ये होती है। ये चारों रिजल्ट आपको याद इसलिए रखने पड़ेंगे क्योंकि इनका डेरिवेशन तो पेपर में करके नहीं देखेंगे, कहीं पे आपसे बोल रखा होगा कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालो, तो आप ये रिजल्ट याद रखोगे। तो ये चारों रिजल्ट आपको याद करने, इनकी फॉर्मेशन निकाल रखी, जैसे हमने डेल ऑफ फाई निकाला सेम इसी तरह ये दिया हुआ है डाइवर्जेंस ऑफ एफ, बिल्कुल ईजी सा है। तो इनके सोल्यूशंस जो हैं वो दिए हुए हैं बुक में, आप यहाँ से देख के पढ़ सकते हो, मैंने PDF इसकी भेज रखी है। लेकिन बात वही आएगी कि पेपर के अंदर तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट पुट करने हैं, तो ये रिजल्ट चारों आपको याद करने हैं कि ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू ये होती है, तो निकाला ही है। डेल डॉट एफ मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू होगी 1/H2H3 H1H2H3 डेल करली बाय करली यू H2H3 F1 प्लस करली बाय करली वी H3H1 F2 प्लस दिस, और डेल क्रॉस एफ की वैल्यू ये होगी आपके पास, और लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू ये होगी। ये चारों रिजल्ट आपको याद करने हैं। इनका प्रूफ अगर आप करना चाहो तो प्रूफ बुक में दिए हुए, मैंने PDF सेंड कर रखी है, वो करने। इसके बाद हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, उसके साथ में एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। पहले आज आपका बेसिक ये खत्म हो गया, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बचा हुआ है, इसका बेसिक मैं एक और बनाऊंगा वीडियो कल, उसके साथ में एक्सरसाइज को स्टार्ट करूंगा कल। तो आपको यहाँ तक का सारा पढ़ लेना है एक बार बुक की PDF से, वीडियो को देखते हुए, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। थैंक यू।